नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं स्वागत करता हूं आपका एब्स्ट्रैक्ट स्टडीज के इस नए वीडियो में। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रीजनल रूरल बैंक एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो दोस्तों, एक चीज जान लें हम कि जो बैंकिंग की जो फैसिलिटी है या 1970 के दशक तक या फिर कहा जाए तो आजादी के 2 दशकों तक इतनी कॉमन प्रोसेस नहीं थी। मतलब बैंकिंग सीमित होती थी और बैंकिंग की जो लिमिट्स थी वह सिर्फ बड़े जो मर्चेंट्स होते थे, जो बड़े व्यापारी होते थे या फिर जो हाई क्लास इंडिविजुअल्स होते थे, उन्हीं तक बैंकिंग की पहुंच सीमित थी। सभी के लिए बैंकिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल तो थी, लेकिन वह बैंकिंग की सेवाओं का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। तो इस चीज को देखते हुए 1969 के आसपास जो भारत में जो सरकार थी, उस सरकार ने एक टर्म हम यूज करते हैं, फिनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि वित्तीय समावेशन। तो भारत सरकार की यह अवधारणा थी कि जो भारत में वह लोग जो बैंकिंग से वंचित हैं, जो वित्तीय लेन देनों से वंचित हैं, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंकिंग से जोड़े। इसीलिए भारत सरकार ने सन 1969 में 14 बैंक जो थे, जो उस समय के 14 बड़े बैंक थे, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक था, बैंक ऑफ इंडिया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, इन सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसी प्रकार के 14 बैंक थे उस समय में, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। लेकिन 1969 में यह जो नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद भी सरकार को वह रिजल्ट नहीं मिले जो वह चाहती थी। उसके पीछे एक जो सबसे बड़ा कारण था वह यह था कि 70 के दशक तक जो भारत की 70% जो जनता थी वह ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी और ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकों की पहुंच होना उस समय इतना आसान नहीं था। तो इसी को देखते हुए सरकार ने 2 अक्टूबर 1975 को पहले आरआरबी की स्थापना की। यह आरआरबी की स्थापना करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि सरकार एक ऐसा बैंकिंग प्रणाली चाहती थी जो मुख्य रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लोग थे उनको बैंकिंग से जोड़े, या उन्हीं के लिए डेडिकेटेड एक फैसिलिटी थी जिसको हम आज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जानते हैं। 2 अक्टूबर 1975 को जो पहला आरआरबी बना था वह मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खोला गया था और इसका नाम प्रथम बैंक था। यह पहला आरआरबी था जो 2 अक्टूबर 1975 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खोला गया था। इसके बाद से अब तक लगभग 21,000 प्लस आरआरबीज खुल चुकी हैं। वर्तमान समय में इसकी संख्या अप्रोक्सीमेटली 21,871 है, जो घटती बढ़ती रहती है। तो अभी फिलहाल इनकी संख्या 21,871 है और लगभग आपको जितने भी ग्रामीण क्षेत्र मिलेंगे, जो छोटे ब्लॉक होते हैं, छोटे कस्बे होते हैं, जहां पे आपको जो मेन स्ट्रीम बैंक हैं, जो नेशनलाइज बैंक हैं, 1969 के 14 और 1980 के 6, यानी कि टोटल 20, जहां पे आपको इन 20 बैंकों की शाखाएं नहीं मिलती हैं, वहां पे आपको आरआरबीज मिल जाएंगी। अब एक चीज समझते हैं हम लोग कि आरआरबीज जो होती हैं वो जनरल बैंक से कैसे डिफरेंट होती हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफरेंसेस, कौन कौन से सेक्टर हैं जिनमें ये डिफरेंसेस होते हैं इनमें। और एक तरफ हो गया हमारा आरआरबी और एक तरफ हो गया जो हमारे सेंट्रलाइज्ड बैंक है। देखिए सबसे पहला बैंक तो जो सबसे पहला डिफरेंस है इन दोनों बैंक्स के बीच में वह तो यही हो गया कि जो इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो आरआरबी होती हैं इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना रूरल एरियाज में। अब इन बैंकिंग फैसिलिटीज में सारी चीजें आती हैं, जो क्रेडिट होती हैं, डेबिट होते हैं, जो लोन होते हैं, वो सारी बैंकिंग फैसिलिटीज ही है। तो आरआरबी का मुख्य काम वही है। जबकि सेंट्रलाइज्ड बैंक जो होते हैं इनका जो होता है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट अर्न करना फाइनेंशियल सर्विसेज से। टू अर्न प्रॉफिट्स तो ये तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हो गए दोनों के। और इसके अलावा जो सर्विसेज होती हैं, दूसरा डिफरेंस ये होता है। सर्विसेज क्या डिफरेंस है इसमें? सर्विसेज जो आरआरबीज होती हैं वो प्योरली बैंकिंग सर्विसेज देती हैं आपको, जबकि जो आपके सेंट्रलाइज्ड बैंक है वो आपको बैंकिंग के अलावा भी वेरियस टाइप की फैसिलिटीज देते हैं। जैसे कि एक तो हो गया बैंकिंग, दूसरा आपका इंश्योरेंस हो गया। ये सारी फैसिलिटीज, जैसे कि बैंकिंग, आरआरबी बैंकिंग तो देती है आपको, इंश्योरेंस नहीं देगी, ठीक। और बैंकिंग के साथ में इंश्योरेंस हो गया, मर्चेंट बैंकिंग हो गया, इसके अलावा जो आपको फैसिलिटी मिलती है वो स्टॉक ब्रोकिंग की भी फैसिलिटीज आपको देते हैं बैंक्स। और भी कई फैसिलिटीज होती हैं जो हमको सेंट्रलाइज्ड बैंक देते हैं, लेकिन आरआरबी के थ्रू वो हमको नहीं मिलती हैं। तो इन दो डिफरेंसेस के बाद में तीसरा और सबसे जो मेन डिफरेंस है इन दोनों में वह है ओनरशिप स्ट्रक्चर। बाकी सारी चीजें तो इसमें लगभग एक जैसी हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि बैंकिंग फैसिलिटीज हो गई वो ये भी देते हैं, लेकिन इनकी बैंकिंग फैसिलिटीज का मतलब होता है कि प्रॉफिट्स के लिए। और ये जनरली जो रूरल एरियाज हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां पे फैसिलिटीज देने के लिए होते हैं। और सर्विसेज ये बैंकिंग फैसिलिटीज, प्योर बैंकिंग फैसिलिटीज, सेंट्रलाइज्ड बैंक, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मर्चेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, इसके अलावा भी इनके पास में और भी सर्विसेज होती हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं ओनरशिप स्ट्रक्चर पे। ओनरशिप स्ट्रक्चर में जो हमारे सेंट्रलाइज्ड बैंक होते हैं ये प्योर गवर्नमेंट होते हैं। याद रखिएगा, जो प्योर गवर्नमेंट हम बता रहे हैं ये सेंट्रलाइज्ड बैंक, जो हमारे 20 जो नेशनलाइज्ड बैंक है हम उनकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा एसबीआई हो गया। बाकी प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो प्राइवेट ओनरशिप में होते हैं। जो हमारे सेंट्रलाइज्ड बैंक हैं, जो हमारे नेशनलाइजेशन के बाद में जो नेशनलाइज्ड हुए हैं, वह 21 बैंक प्योर गवर्नमेंट ओन होते हैं। इसमें बाकी सबके स्टेक्स होते हैं, जो भी लोगों के इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं उनके। लेकिन आरआरबी के केस में ऐसा होता है कि इसका जो 50% ओनरशिप होती है यह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। इसके अलावा इसमें जो 15% की स्टेक होती है वह स्टेट गवर्नमेंट की है। और बचा हुआ जो 35% होता है वो 35% स्टेक है, ये स्पॉन्सर्ड बैंक का होता है। जो इसको स्पॉन्सर करता है उस बैंक का स्टेक होता है इसमें।
35%। ये स्पॉन्सर बैंक यानी सेंट्रलाइज्ड बैंक में से ही एक होता है। 1975 में जब आरआरबी इसकी स्थापना शुरू हुई थी तब 14 नेशनलाइज्ड बैंक थे। 1980 में 6 बैंकों को और नेशनलाइज किया गया, एक एसबीआई होता था, तो उन्हीं में से कोई एक स्पॉन्सर बैंक होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि आरआरबीज क्या होती हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कितने बैंकों का हुआ था, कौन कौन से बैंक्स होते हैं, आरआरबी पहला कहाँ पे था। इन सब जानकारियों के बाद में आपको ये टॉपिक हम उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गए होंगे। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपके उपयोग में आए, और हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में आपके सामने ऐसी ही कोई और जानकारी लेके आए, किसी और टॉपिक पे आपसे बात करें। तब तक के लिए हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।